जैसे कि हम आज स्टार्ट करना चाह रहे हैं हमारी एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज। तो पहले तो हमने क्वेश्चंस किए हुए हैं परसेंटेज पे, थोड़ा उस पर रिवाइज करते हैं, फिर हम उसकी एप्लीकेशन पे जाएंगे। तो हमारे पास सिंपली हमने कहा था कि अगर हमारे पास 30% ऑफ 40 सॉल्व हम कर सकते हैं। 30% ऑफ विच नंबर इज 70 ये सॉल्व कर सकते हैं। मतलब हमें वो नंबर फाइंड करना है जिसका ये परसेंटेज है। और ये भी फाइंड कर सकते हैं कि कितना परसेंट किसी नंबर का 600 का इज 300। तो ऑब्वियस है कि ये 50 आएगा। मतलब हमें ये फाइंड करना होगा ये तरीका। और ये हमारी एप्लीकेशन असल में कहाँ होती है, जब हम परसेंटेज फाइंड करती हैं मार्क्स की। जैसे ये होता है ना कि अगर आप ये फाइंड करें कि एक्स से क्या होता है, परसेंटेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमें फार्मूला बताया जाता था, हमने याद किया था। एक्चुअल में कहाँ से आता है, मैंने कहा था कि x% ऑफ y इज इक्वल टू जेड। तो इस सवाल की टाइप में हमारे पास x हमें फाइंड करना है, y और z हमें मिली हुई है। तो हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, z डिवाइडेड बाय y इंटू 100। और z आपको ऑब्टेंड है, y आपका टोटल है, और 100 हम मल्टीप्लाई करके हम परसेंटेज फाइंड करते थे। अब हमारे पास एप्लीकेशन क्या होगी, हम अगर कह रहे हैं कि हमारे पास कोई चीज़ है 400 में मिल रही है, उस पर कोई टैक्स है, फॉर एग्जाम्पल 20% टैक्स है। अब वो कितने में मिलेगी, तो हम क्या करेंगे, 400 प्लस 20% ऑफ 400। ठीक है, तो ये हो जाएगा 400 प्लस, ये कैसे सॉल्व करते हैं, जो परसेंटेज है वो डबल जीरो में कैंसिल हो जाएगी, ये डायरेक्टली ट्रिक समझ लें। फिर 4 टू द 8 यानी 80, तो द न्यू कॉस्ट विल बी 480। यानी आपको जो 400 मिलनी चाहिए थी अभी, वो आपको 480 रुपीज में मिलेगी। ठीक है, तो हम यहाँ वैसे करते हैं, ये हमारी टैक्स ऑन प्रोडक्ट है। तो ये असल में टैक्स की, टैक्स इज आल्सो एप्लीकेशन ऑफ द, या इसको मतलब मैं ऐसे फिलहाल समझना चाह रहा था कि ये एक एप्लीकेशन है, अगर हम इसको एक टैक्स कहते हैं। अगर टैक्स दो किस्म की होती है। ठीक है, तो टैक्स एक होती है आपकी प्रोडक्ट पे, और दूसरी टैक्स आपकी होगी। ठीक है, तो इसके अलावा हमारे पास टैक्स ऑन द दूसरी इनकम होती है। जैसे मेरी, अगर मेरी फॉर एग्जाम्पल इनकम है, जैसे मैं अगर आईबी में पढ़ाता हूँ ना एज ए विजिटिंग फैकल्टी, तो विजिटिंग फैकल्टी को जितने पैसे मिलने होते हैं उतने नहीं मिलते। अगर फॉर एग्जाम्पल एक मंथ के 60,000 बनते हैं अकॉर्डिंग टू द आवर्स, तो हमें ये नहीं मिलते। तो क्योंकि यहाँ 10% टैक्स होती है, तो हमें जो मिलते हैं -10% ऑफ द 60% के बाद हमारा एक चेक बनता है। तो क्या हो जाएगा, 60,000 -10 इंटू दिस हो जाएगा आई थिंक 600, क्योंकि 20 तो इसमें चले जाएंगे। तो सॉल्व करके देखें, 10 इंटू या 6,000 हो जाएगा ओबीएस है 60। ठीक है, इंटू 100, तो 20 इसमें कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका ये हो जाएगा 6,000। तो 6,000 कटने के बाद हमें जो एक्चुअल अमाउंट मिलता है वो कुछ 54,000 होगा। ठीक है, तो ये हमारी जो नेट इनकम होती है वो ये होती है। और जो गवर्नमेंट टैक्स हमारी सैलरीज होती हैं वो एक्चुअल में टैक्स कटने के बाद हमारी बनती हैं, क्योंकि हम हैं गवर्नमेंट के सर्वर। क्योंकि यहाँ अगर हम एज ए विजिटिंग फैकल्टी हैं जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं, तो वो एज एक्स्ट्रा अमाउंट है। जब एक्स्ट्रा अमाउंट होती है तो उसकी टैक्स होती है। तो इसीलिए कोई भी इदारा होता है, तो वहाँ अगर आप विजिटिंग में काम कर रहे हैं तो वहाँ टैक्स कटेगी। अदरवाइज वो भी जो बड़े इदारे हैं, लोकल तो अब जैसे प्राइवेट स्कूल में है, तो वो आपको सैलरी जितनी कहेंगे उतनी ही देंगे, वहाँ टैक्स का जिक्र नहीं होगा। यहाँ क्या होगा, पहले पर आवर डिसाइड होगा या पर क्लास डिसाइड होगा, फिर उसके बाद कहेंगे भाई इतनी परसेंट टैक्स है। और ये भी टैक्स हमारी होती है। फिर वहाँ जैसे कि एक किस्म के लोग होते हैं जो फाइलर होते हैं, जो टैक्स पेयर होते हैं। एक होते हैं नॉन फाइलर, मतलब जो रिकॉर्ड, मतलब सिंपली समझना चाहें तो फाइलर और नॉन फाइलर ये सिर्फ नाम के हैं, एक्चुअल में होते नहीं है। मतलब मैंने भी इसे फॉर्म फिल करवाया था एक, वहाँ मैंने शो अपना कुछ एसेट शो करके तो इतना किया था कि वो लिमिट एक्सीड ना हो जाए। तो अब हम मेरे जो है ना 10% कटता है, अदरवाइज मेरा 20% कट जाता है। और शुरू में जब इनिशियली मेरा था तो वहाँ मुझे नुकसान हुआ था कि 20 था, मतलब अगर 6 की जगह मुझे 12,000 मेरे लॉस हुए थे। तो ऑब्वियसली कि 10% तो कटना है लाजमन, अगर वो विजिटिंग पे है। अगर नॉन फॉलोड है तो उसके 20 कटेंगे।
ठीक है। तो वो एफबीआर का कुछ बनता है वो अलग मैटर है, मगर यहाँ समझना था कि टैक्स आपकी जरूरी नहीं कि एड हो। अगर किसी प्रोडक्ट पे टैक्स है तो प्रोडक्ट में आपको ज़्यादा पता होगा। अगर आप किसी ने आईफोन खरीदनी है तो आपको पता कि अगर उसकी 4 लाख है उसकी प्राइस है तो उस पर 1 लाख 1.2 लाख कोई टैक्स होती है। ठीक है, पीटीए नॉन पीटीए की या जो बाहर से एक्सपोर्ट होते हैं, तो वहाँ 4 लाख का आपको जो पड़ेगा वो 5.2 लाख में पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ टैक्स क्या होगी, एड हो जाती है। तो प्रोडक्ट पे टैक्स ऐड होती है। या अगर आप किसी भी, अगर आप घर पे हैं या कि कोई शाम को कोई चीज लेते हैं ना, तो आप अगर 10 रुपए की भी कोई बिस्किट की लें जिसमें 10 रुपीज की जो मिलती हैं, तो वहाँ ऐसे नहीं लिखा होता है। वहाँ लिखा होता है कि 7.63 प्लस 2.37 इज इक्वल टू RS 10 ऐसे लिखा होता है। इसका मतलब क्या है, 10 रुपीज जो आपकी एक्चुअल में इसकी कंपनी ने इसकी ये प्राइस रखी है, मगर ये इसमें से टैक्स है इसकी। उसके बाद आपको जो 10 रुपीज में मिलती है, तो आप असल में उस पे भी टैक्स पे करके आए हैं। ठीक है, तो ये टैक्स की दो मतलब टाइप्स हैं, एक प्रोडक्ट पे, एक इनकम पे। सेकंड वन इज द टैक्स के बाद डिस्काउंट। तो डिस्काउंट इसके बाद, जिसको हम कहते हैं रियायत। तो एक होता है कि लोकल, अगर हम रेडी पे जाते हैं या किसी सिंपल शॉप में जाते हैं, तो जो मार्केट में होती हैं, तो वहाँ हमारे पास अगर कोई चीज़ 500 की देते हैं तो हम क्या कहते हैं, कुछ रियायत करें। तो कुछ 50 रुपीज़ या 100 रुपीज़ कम करके हमें डायरेक्टली 400 में देते थे। अब अगर हम यही चीज़ मॉल में जाएं, तो मॉल में या किसी ब्रांड के पास जाएं, तो ब्रांड क्या करती हैं, कोई अगर 5000 की कोई चीज़ है तो उस पर कोई परसेंटेज होगी। अगर उस पर डिस्काउंट है 20% का, तो 20% ऑफ दिस 5000 वो आ जाएगा 1000। तो आपको वो चीज़ 4000 में मिलेगी। अगर देखा जाए तो आपको एक्चुअल में वो इतने की होगी। जब वहाँ 20% होगी तो वो उसकी प्राइस ये बताएंगे। और ये आप अगर चेक करना चाहें ना, कहाँ चेक कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ने के बाद ये तो ठीक है टेस्ट के लिए, मगर रियल लाइफ में भी आपको इसकी एक हेल्प मिलनी चाहिए। कि कैसे, अगर आप दराज पे जाएं, दराज पे अगर कोई ऐसी चीज़ देखे ना जो अभी 50,000 में है, तो अगर उस वहाँ पे 10% का डिस्काउंट लगा हुआ है या 10% उस पे ऑफ है, ऑफ का मतलब डिस्काउंट ही होता है। तो अगर 50,000 की 10% है, तो कुछ दिनों के बाद अगर उस पे 15% होगा ना, तो आप ध्यान दीजिएगा वही चीज़ आपको 55 में वो उसकी प्राइस बता के माइनस करने के बाद, तो अगर यहाँ आपको 47 में वो पड़ रही है, तो यहाँ भी आपको 47 में या 47 से 500 कम हो सकता है, या मतलब नियर अबाउट से इतना फर्क नहीं होगा। यहाँ और इसमें इतना फर्क नहीं होगा, मगर आपको यहाँ लगेगा कि नहीं, इतनी महंगी हो चुकी है, आपको परसेंटेज ज्यादा मिल रही है। मगर एक्चुअल में, क्योंकि मैंने ऐसी चीजें देखी हैं इन प्लेटफॉर्म पे, ऐसे होता है कि जो चीज इतने की मतलब किसी भी प्राइस, अगर 500 की कोई चीज है, तो जब आप इस पे 10% होता है, तो वो इतनी प्राइस के बाद आपको 450 में मिलता है। जब इस पे 15% दिखाते हैं ऑफ, तो वही चीज की प्राइस 600 बता के आपको शायद 500 में भी दे दे, आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आप ये देखेंगे कि इस पे ऑफ कितना है। अगर आपने ये नहीं देखा होता है कि इसकी पहले प्राइस कितनी थी। हालांकि उसमें होती हैं कोई चीज जो महंगी हो जाती है, मगर ज्यादातर जो जो परसेंटेज ऑफ की बढ़ाते हैं, डिस्काउंट की, तो यहाँ उसकी एक्चुअल प्राइस बढ़ा देते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता, जो प्राइस मतलब जो बाय करना चाहते हैं वो बार बार तो विजिट नहीं करते ना, उनको नहीं पता होता कि इसकी पहले प्राइस ये थी, तब इसकी ये प्राइस है। तो क्योंकि एक ही प्रोडक्ट हम बार बार तो नहीं बाय करेंगे, इसीलिए उनको ये पता होता है कि अगर हमें इतना परसेंट दिखा रहा हूँ, तो मुझे मुझे जो है ना इतनी प्राइस इनको दिखानी चाहिए, ताकि इनको लगे कि मैं जो है ना इतना या इतना परसेंट ऑफ इस पे है। ये आप एडिट क्यों कर रहे हैं, एडिट आप सिर्फ एक मिनट में इसको इरेज करना होगा आप। ये मुझसे इरेज भी नहीं हो रहा। ठीक है। ठीक है, तो डिस्काउंट एक ये होता है, वो डिस्काउंट की सिर्फ डिस्काउंट ऐसा, डिस्काउंट की परसेंटेज भी होती है। तो डिस्काउंट की परसेंटेज कैसे होती है, डिस्काउंट की परसेंटेज, या पहले डिस्काउंट ऑफ फार्मूला देख लें। डिस्काउंट होता है, एक होती है मार्केट प्राइस, यानी जितनी इतनी तय की हुई जो मार्क, भाई इतने की ये चीज है, और एक्चुअल में वो आपको कितने में दे रहे हैं, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका एक्चुअल में डिस्काउंट है। ये डिस्काउंट का फार्मूला है। तो डिस्काउंट परसेंटेज का क्या फार्मूला है, जो आपने डिस्काउंट फाइंड किया है उसको डिवाइड करें मार्क प्राइस के साथ और मल्टीप्लाई करें 100 के साथ, आपको पता चल जाएगा कि कितना परसेंट आपको डिस्काउंट। जैसे ये है 500 पे 100 कितना परसेंट है, तो एक्चुअल में क्या है, आपको जो 500 की चीज थी
वो 400 में मिली है। डिस्काउंट कितना है? 100 रुपीज। तो 100 डिवाइडेड बाय 400, सॉरी 500 इंटू 100, ऐसे कर देंगे। ठीक है, तो 100 या 2 जीरो आप कैंसिल कर लें, तो यहाँ आपको आंसर मिलेगा 20। यानी जो आपको 100 रुपीज का उन्होंने डिस्काउंट दिया था, एक्चुअल में वो 20% था। ठीक है, तो डिस्काउंट की परसेंटेज भी हम फाइंड कर सकते हैं, और इवन हम डिस्काउंट भी फाइंड कर सकते हैं। या ये भी सवाल होते हैं कि अगर कोई चीज है आपकी 45,000 की, ठीक है, अगर आपको वो दे रहे हैं कितने में? 42,000 में, तो उसका डिस्काउंट कितना होगा? तो डायरेक्टली इसका जो डिफरेंस है वही आपका डिस्काउंट है। ठीक है, ठीक है। तो ये सवाल ऐसे भी हो सकते हैं कि वही अगर डिस्काउंट 1,000 का है और आपको वो सेल हो रहा है 4,500 का, ठीक है, तो आप एक्चुअल में वो कितने का था, यानी उसकी मार्क प्राइस क्या थी, तो आप उसमें आप ऐड करेंगे। ठीक है, जब सेलिंग और डिस्काउंट मिला होता है तो मार्क के लिए हम ऐड करते हैं। जब आपको सेलिंग और डिस्काउंट सेलिंग और मार्क प्राइस मिली हुई हो तो मार्क में से आप माइनस करते हैं सेलिंग प्राइस। और सिमिलर, क्योंकि ये देखें, अगर आपको ये चीज़ फाइंड करनी है तो ये वहां जाएगा। अगर आपको सेलिंग फाइंड करनी है तो क्या करेंगे? मार्क में से डिस्काउंट फाइंड करना है। वो हमें पता होता है कि भाई अगर कोई चीज़ 40,000 की है, अगर हमें वो 2,000 का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो एक्चुअल में हमें वो 38,000 में मिलेगी चीज़। तो ये हमारी एक्चुअल में सेलिंग प्राइस फाइंड होती है। तो फर्क क्या है नॉर्मल और ब्रांड्स में? नॉर्मली हम जो रियायत करवाते हैं वो डायरेक्टली पैसों में करवाते हैं, और जो मॉल्स होते हैं वो डायरेक्टली डिस्काउंट मतलब परसेंटेज में बात करते हैं। तो वहाँ हम चुप करके दे देते हैं, मगर हम अगर नॉर्मल शॉप में जाएं तो हम कम करवाते रहते हैं कि भाई कम में से कम, मगर वहाँ जो परसेंटेज लिखा होता है ना, हमें बात करने में शर्म आती है भाई। यहाँ क्योंकि लिखा है 20%, तो वो देना है। क्योंकि अगर, और ये भी चीज़ है कि बाय वन गेट वन फ्री अगर आप ऑफर देखें ना, तो मैंने क्योंकि ये चीज़ें ऑब्जर्व की हैं, तो बाय वन गेट वन में क्या था, एक चीज मतलब कुछ चीजें फायदा हो रहा है इसमें हर जगह, मगर ज्यादातर ये होता है कि बाय वन गेट वन में होता क्या है, अगर आपको एक चीज वही आपको 45, क्योंकि मैंने देखा था 4,500 में मिल रही थी, मगर दूसरे शॉप में मैं इंडिविजुअली गया तो वो 2,300 में वही चीज मिल रही थी। तो मिला के ये 40, ठीक है, 46 हो रहा था, तो इन्होंने मुझे 45 में दिया। मगर यहाँ भी दो मिले, यहाँ भी दो मिलेंगे, शायद ये आपके काम भी हो सकते थे, मगर इन्होंने जो जो ऑफर रखी है ये आपको इनडायरेक्टली नुकसान ही है। क्योंकि मतलब वो ब्रांड्स होती हैं, जब बाय वन गेट वन है तो आपको देखें उनको क्या फायदा, उनको कुछ फायदा होगा इसीलिए तो दे रहे हैं। तो कुछ भी दो ना, मैं कहता हूँ कि अगर आपको वो फ्री में भी दे रहे हैं ना, उनको कोई फायदा है, तो ये तो अलग बात हो गई। अगर आपको कोई चीज़ फ्री में दे रहे हैं कोई शॉप वाले, मतलब इनडायरेक्टली उनको इस चीज़ में भी फायदा होगा। इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग हो सकता है या कुछ भी, मगर उनको फायदा इनडायरेक्टली है ही है। तो इसलिए ये चीज़ अगर हम सेल में जाएं या बाय वन गेट वन में जाएं, जो ऑफर्स होती हैं, तो इनडायरेक्टली उनको फायदा होता है। हाँ, पब्लिक को थोड़ा बहुत बेनिफिट हो जाता है, मगर इतना नहीं कि जो है ना आपको मतलब एक की जगह दूसरा फ्री जैसे लिखा हुआ है, इतना नहीं होता। तो एक्चुअल में वो चीज़ 3,000 की होगी, ठीक है, आपको वो दो मतलब मिला के अगर 5,000 का बन रहा है तो वहाँ 500 उनको शायद लॉस हो, मतलब इनडायरेक्टली, मगर ज्यादातर तो उनको फायदा ही होगा फिर भी। और थर्ड एप्लीकेशन हमारी जो है इसमें की परसेंटेज की, ठीक है, वो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्या फार्मूला है? प्रॉफिट का फार्मूला या लॉस का मैं एक ही लिखता हूँ, ठीक है। तो आप क्या करें, सेलिंग में से माइनस करें कॉस्ट प्राइस, ठीक है, सेलिंग माइनस कॉस्ट करें। अगर पॉजिटिव आए तो वो प्रॉफिट है, अगर निगेटिव का वैल्यू आता है तो मतलब लॉस है। तो निगेटिव नंबर शो करेगा लॉस को। अगर कोई चीज़ 2,500 में हमने ली है और सेल की है 2,350 में, ठीक है, तो हमें 150 का फायदा हुआ है, नुकसान हुआ है, हम लिखेंगे पॉजिटिव साइन है, तो मतलब पॉजिटिव मतलब प्रॉफिट। अगर यही चीज़ हम अगर हम सेल, सॉरी, ठीक है, ये अगर इसकी क्या थी, सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, तो सेलिंग इज ग्रेटर, तो जब सेलिंग ग्रेटर है तो आपका ये प्रॉफिट होगा। अगर यही चीज़ अगर मैं 2,000 में सेल करूँ, ठीक है, तो -2,350 ये आ जाएगा -350। तो मतलब माइनस का मतलब लॉस, कितना लॉस, ये इतना लॉस। तो नंबर जो होगा वो वैल्यू को शो करेगा, निगेटिव और पॉजिटिव प्रॉफिट और लॉस को शो करेगा। सिमिलरली परसेंटेज भी इनकी हम फाइंड करते हैं, परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट या परसेंटेज ऑफ द लॉस। तो वो फार्मूला क्या है? तो प्रॉफिट हो या लॉस जो भी हो,
डिवाइड होगा कॉस्ट प्राइस के साथ, मल्टीप्लाई होगा 100 के साथ। तो ये फार्मूला एक याद रखना बेहतर होता है कि अगर पर परसेंट प्रॉफिट के लिए तो प्रॉफिट आएगा, लॉस के लिए तो लॉस आएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों में देख लें कि अगर तीन हमने एप्लीकेशन की हैं अभी तक, टैक्स की है हमने, डिस्काउंट की है, और प्रॉफिट और लॉस किया है। क्वेश्चन ज्यादातर नहीं किए, मैं क्वेश्चन लिखूंगा फिलहाल मैंने। और टैक्स भी दो पे, प्रोडक्ट की अलग है, और इसके अलावा इनकम पे अलग है। तो इसके क्वेश्चन भी मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि मेरे पास कारवान की बुक है, मैंने वो भेजी नहीं थी आपको ग्रुप में, मैं आपको वो भेज रहा हूँ, क्योंकि कारवान की जो बुक है वो प्रैक्टिस के लिए अच्छी है। टॉपिक पढ़ने के लिए हमारी क्रिश मैनुअल जो है वो अच्छी है, मगर ये इनफ नहीं है। सिर्फ समझने के लिए ठीक है कि हम टॉपिक समझना चाहते हैं, मगर जो एक्चुअल में क्वेश्चन है वो आपके कारवान में अवेलेबल है। पेज नंबर भी मुझे याद था, 300 आई थिंक कुछ है याद है। मैथमेटिक्स जैसे क्वेश्चन शुरू होता है तो इनिशियली क्वेश्चन आपके उसी मैथ के हैं। अच्छा, इंग्लिश के और आईक्यू के लिहाज से भी आप इसको पूरा फॉलो करें, जो क्रिश कारवान की जो बुक है ना, आईक्यू के भी क्वेश्चन इसमें अच्छे खासे हैं, और इसमें इंग्लिश के भी अच्छे खासे क्वेश्चन हैं। तो ओवरऑल ये अच्छी बुक है। एरर डिटेक्शन के भी पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ, 154 इस कारवान का, मैं आपको ग्रुप में ये सेंड करूंगा। तो 154 पेज अब अपने पास लिख लें, तो इसमें क्वेश्चन है एरर डिटेक्शन के लिखे हुए हैं। एरर डिटेक्शन पेपर में आती है, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी इसमें है, तो मतलब ये इसको अच्छे से फॉलो करें। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी है इसमें, क्योंकि मेरे पास ये शो हो रहे हैं। इसके अलावा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी अवेलेबल है। सीक्वेंस मैंने आपको आईक्यू के क्वेश्चन दिए थे, आईक्यू भी इसमें इंग्लिश के बाद अवेलेबल है। ठीक है, आईक्यू भी अच्छी है वैसे, हालांकि जो दोस्त मेरे पढ़ा रहे थे कल कोई और टॉपिक की वो तैयारी कर रहे थे, मगर मैं इस पर फिर भी कंफर्म कर लूंगा कि वो एक्चुअल में क्या बता रहे हैं। तो ये बुक में शेयर कर रहा हूँ आपके साथ स्क्रीनिंग फिलहाल। तो ये कारवान की बुक है, इसमें क्वेश्चन आपके अवेलेबल हैं। फिलहाल तो ये सिंपल से बेसिक अर्थमेटिक के हैं, तो ये देख लीजिएगा। फ्रैक्शन में है, रेडिकल्स के हैं, और रेशो प्रोपोर्शन के भी कुछ क्वेश्चन रेशो के नहीं है, फिर भी अगेन ये बेसिक अर्थमेटिक में आ जाते हैं। अरे 18 और 9 आपने दिया था टेस्ट में वो। अच्छा, कल हम मैंने किए थे 18 और 19 यहाँ किए थे मैं। मैंने वीडियो जो रिकॉर्ड कल किया था ना वो अपलोड नहीं किया था, अभी अपलोड हो चुका है, तो वो देखिएगा। उसमें मेरे ख्याल से मैं कल हमने किए थे, तो उसमें आ चुके हैं। ये क्वेश्चन है बेसिक परसेंटेज की टॉपिक जो हमने की है इसमें लिखी हुई है, तो प्रॉफिट लॉस भी इसमें है, टैक्सेशन। टैक्सेशन का मतलब यही है, और इसका जो जो लास्ट इसका एप्लीकेशन है वो ये भी है, इंटरेस्ट में भी ये होता है, तो सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट ये भी हम कर लेते हैं। ये क्वेश्चन मुझे ये आना था। 300 पेज पे है। लिटर बॉट कॉम्पैक्ट डिस्क ग्राम मीन्स 200 में इसने ली है, उसने पे किया एडिशनली 15% सेल टैक्स। अब हमें क्या क्या फाइंड करनी है, अगर उसने सेल की है 260 में, तो कैलकुलेट द प्रॉफिट, तो उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है। पहले कॉस्ट प्राइस क्या होगी। तो अगर मैं, क्वेश्चन वन है तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 200 में इसने ली थी, मगर 15% ने टैक्स पे की है। तो 15% ऑफ 200 इज 30। तो 30 ऐड होने के बाद इसको, इसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो 230 है। ठीक है, 230 इसकी कॉस्ट प्राइस है, 260 इसकी सेलिंग प्राइस है। तो तसद्दुक के हिसाब से इसका जो आंसर है वो 30 इसीलिए आ रहा है। सी नहीं है, ए ही है। तसद्दुक ए ठीक था, क्योंकि 230 इसकी कॉस्ट प्राइस है, और 260 इसकी सेलिंग प्राइस है, तो इसका आंसर ए ए ही है।
सिमिलरली यहाँ सेकंड क्वेश्चन में भी यही चीज होगी। तो यहाँ मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट पे टैक्स आ रही है। अब क्वेश्चन ये भी है कि 15 men कैन डू अ जॉब इन 10 days, हाउ लॉन्ग इट विल टेक द 8 men टू फिनिश द सेम जॉब सेम रेट पे है, ठीक है। तो सेम जॉब के लिए मतलब उनको 8, अगर ये आपके प्रोपोर्शन में है, प्रोपोर्शन ऑफ टू वैल्यूज, ठीक है। तो प्रोपोर्शन ऑफ टू क्वांटिटीज की ये क्वेश्चन मिक्स में आ जाएंगे। तो फिलहाल आप परसेंटेज अगर करें तो परसेंटेज का करें, बेहतर है इनिशियली, फिर दूसरी टॉपिक पे जाएं, क्योंकि यहाँ सवाल मिक्स है। फिलहाल जो परसेंटेज के क्वेश्चन नजर आए आपको यहाँ, तो वो करते रहें। तो मैंने एक दो और देखे थे यहाँ, जो परसेंटेज का था इन टर्म्स ऑफ इनकम, ये था 23। राशिद सैलरी वार रिड्यूस्ड बाय 20%। ठीक है, तो ये है सैलरी रिड्यूस बाय 20% इन ऑर्डर टू रिस्टोर हिज सैलरी एट द ओरिजिनल अमाउंट, इट मस्ट बी रेज्ड बाय दिस। अगर देखें कोई भी किसी की सैलरी है, अगर 20% रिड्यूस हुई है, अब उसकी कितनी बढ़नी चाहिए ताकि वो वहीं आ जाए। तो इसको देखें, ऐसा करना चाहिए हमें ना कि, क्योंकि क्वेश्चन ये ऐसा है, हम सपोज करते हैं इसकी जो अपनी सैलरी है वो एक्स है, तो इसमें से 20% रिड्यूस हो गई, तो इसका जो बचा वो 20%, तो 80% ऑफ एक्स बच चुका है, ठीक है। अब 80% बचा है। अब हमें वापस क्या करना है, हम कह रहे हैं कि 80% में कितना ऐड करें, हम करें y% ऐड करें इस 80% ऑफ एक्स का, ताकि हमारा जो एक्चुअल आंसर है वो एक्स आ जाए, ऐसा ही है। हम कह रहे हैं 80% जो बचा है उसमें कितना परसेंट ऐड करें ताकि वो ये बन जाए, ऐड करना है। तो हम कर सकते हैं y × 100, या ये भी करें तो इनमें देखें 80% ऑफ एक्स कॉमन है। 80% ऑफ एक्स कॉमन है, जहाँ बचेगा 1 + y/100 इज इक्वल टू एक्स। तो ये आ जाएगा 80/100 × एक्स, ये आपका इस साइड पे है। और ये आ जाएगा 100 + y/100 और इज इक्वल एक्स। ठीक है, तो एक्स एक्स आपका जानते हो कि दोनों साइड कैंसिल हो गया। बाकी आप कैलकुलेशन करें कि एक्स विल बी, या वाई 100 + y किसके बराबर होगा, 80/100। ये कितना होगा, टेबल लगाएं और 4 2 की लगाएं, तो 4 टाइम 5 टाइम 4/5। तो y विल बी इक्वल टू 4/5 × 100। तो y विल बी इक्वल टू 400/5। 400/5 कितना होता है, तो 1 टाइम 2 टाइम, तो ये आ जाएगा 80। एक सेकंड। ठीक है, तो 80 आ जाएगा ये, तो y विल बी इक्वल टू 80, मगर यहाँ माइनस का 100, क्योंकि 100 प्लस पड़ा हुआ है ये, ठीक है। तो हम करना चाह रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि अगर किसी बंदे की 20% सैलरी रिड्यूस हुई है, तो कितनी बढ़नी चाहिए। अगर 20 ऐड करें तो उतना नहीं होगा। ऐसे ही कि अगर कोई 100 रुपीज उसकी सैलरी थी फॉर एग्जाम्पल, अगर 20 रुपए उसके कम हमने कर दिए तो उसकी अब 80 बन चुकी है। तो दोबारा करने के लिए, वहीं आने के लिए इसको कितना, ठीक है, 20 लगेगी ना, ऑब्वियस है। अच्छा, मैंने कुछ और सोचा था, आई थिंक ये ठीक है। मतलब यहाँ भी आंसर वही आ रहा था, y = 100 ही आ रहा था। तो मैंने सोचा कि 100 से ज्यादा आना चाहिए, मगर ये 100 ही है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ हो, अगर आप उसको 1 या 100 करके कंसिडर करें भी, आप कर सकते हैं, क्योंकि सैलरी जब होगी या इनकम पे होगी तो वो हम माइनस करेंगे, प्रोडक्ट पे है तो हम ऐड करेंगे। उसके बाद कुछ एक और है कि मिस्टर रहमान ऑर्डर मतलब कोई चीज ऑर्डर की है कुछ पैसों में, एंड गिवन अ डिस्काउंट, गिवन ही पेड दिस
अब हमें फाइंड करना है परसेंटेज ऑफ द डिस्काउंट ही रिसीव्ड। ये क्वेश्चन है, ये भी शो कर रहा हूँ। ओके, ये आप ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा है, 35। क्वेश्चन नंबर 35, ये ट्राई करें। ठीक है, कार उसने ली है कितने में, 6 लाख में है। और उसने जो पे किए हैं 57 किए हैं, मतलब 570,000 किए हैं सिंपली। तो इसका डिस्काउंट कितना होगा, डिस्काउंट तो इसका वैल्यू आ जाएगा 3 लाख इज ए डिस्काउंट। मगर इसकी परसेंटेज फाइंड करनी है कि ये परसेंटेज कितनी है। तो इसके लिए फार्मूला था, हमने फार्मूला लिखा था कि डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो दिस शुड बी 3 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख इंटू 100। तो 3 और 6 में तो 2 की टेबल लगेगी। 3 नहीं, 30,000 होगा, सॉरी, आई थिंक 30,000 ना। क्योंकि देखें यहाँ काउंट करें, ये कितना है, ये कितना है, 3 लाख। अब 6 लाख है और ये है 570,000, तो 30,000 का डिस्काउंट है। तो ये 30,000 की वजह से कैलकुलेशन होनी चाहिए, इसने आंसर दिया है। क्या आंसर दिया है, ए। ठीक है, 5%। तो यहाँ था 30,000। ठीक है, 30,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख। तो 0 0, ये 3 खत्म हो गया, एक यहाँ आ गया 100, और 1 टाइम 2 टाइम, एक 0 यहाँ भी खत्म हुआ, तो आंसर आ जाएगा 5। आंसर 5% इज अ डिस्काउंट। इसका एक और तरीका भी है, दूसरा या मेथड क्या है इसका, कि आपने जो 30,000 है, आप X% ऑफ वाई में लेके जाएं। X% ऑफ वाई इज इक्वल टू जेड था, तो यहाँ आपको वैल्यू मिली हुई ना, 30,000 आ चुकी है। तो डायरेक्टली 30,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख इंटू 100 हम कर सकते हैं। हमें परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट हो या वैल्यू जैसे होती है, वो वही चीज़ है, आपको बस डायरेक्टली ये वैल्यू फाइंड करनी थी। तो यहाँ भले नहीं, जरूरी नहीं कि हम माइनस करें, हमें यहाँ से पता चल जाएगा कितना डिफरेंस है, तो उस डिफरेंस को डिवाइड करेंगे मार्क प्राइस के साथ। इसके अलावा क्वेश्चन और परसेंटेज के जो भी आपको नजर आए, तो पहले वो कर लें। जो अलग अलग किसी एक टॉपिक को लें, फिर इस क्वेश्चन जो आपको नजर आते जाएं वो करें, फिर दूसरी टॉपिक को लें, तो ऐसे हो जाएगा। अदरवाइज क्या होगा कि एक किसी एक टॉपिक पे ग्रिप नहीं रहेगी। अगर किसी टॉपिक पे ग्रिप करनी है, तो आप क्या करें, क्वेश्चन एक टॉपिक के उठाए और सारे करते रहें। अगर देखिए यहाँ प्रोपोर्शन के भी दरमियान में कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, और सिमिलरली कुछ रेशो के भी आ रहे हैं, तो डिफरेंट टाइप के आ रहे हैं, तो अगर आप साथ में करते रहेंगे शायद समझ नहीं आएगा। इसीलिए बेहतर है कि टॉपिक बाय टॉपिक करें। और परसेंटेज में जो लास्ट हमारी एप्लीकेशन है वो इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट मतलब सिंपली है तो सूद, मगर हमें पढ़ना होता है। तो इंटरेस्ट इज टू टाइप्स, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है कि अगर आपने कोई अमाउंट किसी से लिया है या दिया है, ठीक है, दो दो केस होते हैं। किसी बंदे से आपने अगर बारो किए हैं, या आपने बैंक में पैसे रखे हैं। जैसे बैंक में रखते हैं तो सेविंग अकाउंट हम करते हैं, तो वहां भी हमें इंटरेस्ट मिलता है। तो ये अगर आप बीइंग अ मुस्लिम अगर ट्राई करें कि मतलब आपको ये ध्यान हो कि अगर आप अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो करंट है या सेविंग है, तो कोशिश करेंगे सेविंग ना हो। गलती से सेविंग हो जाता है क्योंकि वो कर लेते हैं, तो ये ध्यान रहे तो सेविंग ना हो। क्योंकि सेविंग में क्या होगा, अगर आपने 50,000 रखे हैं, तो उसमें कोई ना कोई इंटरेस्ट होगा। अगर 5% बैंक का इंटरेस्ट है, तो एक साल के बाद आपको 25,000 यानी आपको 55,000 आपको मिल जाएंगे, आई थिंक। तो ठीक है, तो 5% के हिसाब से या जितना भी बने, मगर वो एडिशनल अमाउंट होगा।
फिर नेक्स्ट ईयर का होगा आपके लिए ये अमाउंट होगा, इस पे आ जाएगा। एक ये होता है, एक फार्मूला होता है आपका, इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT डिवाइडेड बाय 100। तो हम आई इज कॉल्ड इंटरेस्ट और P इज कॉल्ड प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, और R इज कॉल्ड इंटरेस्ट रेट विच इज डिसाइडेड, एंड T इज अ टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड इज ऑलवेज इन ईयर्स, ठीक है। तो ईयर्स में होता है, अगर मंथ है 6 मंथ है तो आप 6/12 करके लिखेंगे, ठीक है। 6 मंथ विल बी इन द ईयर 6/2 ईयर विच मीन 1/2 ईयर, हाफ ईयर। तो ये हमेशा ईयर में होगा। अगर होता क्या है कि अगर हम किसी बैंक में पैसे रखते हैं या किसी बंदे से लेते हैं, अगर हमने कोई 50,000 लिए हैं किसी बंदे से, तो वो कोई ना कोई, अगर आपको कोई उधार दे रहा है तो वहाँ इंटरेस्ट होगा, क्योंकि ज्यादातर, अच्छा, इंटरेस्ट को हम जो है ना क्या कहते हैं, सूद कहते हैं सिंपली। तो सूद जो, क्योंकि हराम तो है, मगर मुस्लिम तो ठीक है, नॉन मुस्लिम के अलावा मुस्लिम भी यहाँ देते हैं। तो होता क्या है कि अगर किसी को जरूरत है 50,000 की या 50 लाख की, तो कुछ ना कुछ डिसाइड होता है, 5%, 10%। फॉर एग्जाम्पल 5% डिसाइड हुआ। अब वो कहेगा भाई कितना, कब वापस देंगे, 3 साल में, 4 साल में या 5 साल में। अगर 5 साल में अगर वो वापस दे रहा है 5 ईयर्स में, तो उसको कितने पे करने होंगे एट दी एंड ऑफ 5 ईयर्स। तो 50,000 पर्सनल अमाउंट है, परसेंटेज इसकी 5 है, डिवाइड बाय 100 इंटू 5 इसका जिसकी जो नंबर ऑफ ईयर्स है, तो ये इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा फिलहाल। तो इंटरेस्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये जीरो खत्म होने के बाद 5 5 25 इंटू 5 125 और एक जीरो, तो 12,000, मतलब 1,000 टू 1,250 सिंपली कह सकते हैं, या एक और जीरो आएगा तो मतलब 12,500 इसका इंटरेस्ट जनरेट होगा। तो जो अमाउंट होगा, अमाउंट का फार्मूला क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस द इंटरेस्ट। यानी इसको जो पे करने होंगे, ये 50,000 पे नहीं करेगा, 50 प्लस 1250 500, यानी उसको पे करने होंगे 62,500 आफ्टर द एंड ऑफ 5 ईयर, ठीक है। तो 5 साल के बाद इसको 50,000 ही वापस नहीं करेगा, इसको इतने पे करने होंगे, ये इंटरेस्ट है। अब कोई 50,000 तो नहीं लेगा, ये तो एक सिंपल एग्जांपल है। अगर 1 लाख हो तो ऑब्वियस है कि उस पे ज्यादा अमाउंट होगा। तो जितना पैसे ज्यादा होते हैं उतना परसेंटेज भी डिसाइड होता है, कि कुछ 10% पे देते हैं, जो मजबूर होते हैं, मजबूरी है किसी से लेना, तो वो ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। अदरवाइज नॉर्मली वो रेट चलता भी है कि भाई जो सूद देने वाले होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि भाई इतना अभी देना है, इतना बाद में देना है। मतलब वो कभी कम कभी ज्यादा हो सकता है, मगर ज्यादा नहीं, 5 to 10% के अराउंड ही होता है। अगर आप बैंक में जाएं, ये है पर्सनली, ठीक है, पर्सन टू पर्सन होता है। अगर आप बैंक में जाएं, तो बैंक क्या करती है, अगर आपने डिपॉजिट रखा है फॉर एग्जाम्पल 50 लाख, ठीक है, तो वो वहां भी वो कहेगा भाई सेविंग अकाउंट में है, आप कितने ईयर्स के लिए रखना चाहते हैं बैंक में। यानी आप वो बाद में इनके दरमियान निकाल नहीं सकते। ऐसा नहीं कि आपने आज रखे और कल वापस ले, नहीं। 50 लाख अगर आप रख रहे हैं, बैंक को देना चाह रहे हैं, तो आपको वो कहेंगे भाई हम आपको 10% या 5 7% आपको दे रहे हैं, कितने ईयर्स के लिए आप रखना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल 3 ईयर्स के लिए। तो आपको जो मिलेगा 50 लाख पे कोई 5 लाख या 1 लाख एक्स्ट्रा, तो 51 या 52 लाख जाके आपको एट दी एंड उसके मिलेगा, यानी विदाउट एनी क्या कह सकते हैं, मेहनत के अलावा, या कोई, क्योंकि मेहनत करने की जरूरत नहीं होती, एक्स्ट्रा में पैसे रखने होते हैं। तो कुछ डिपॉजिट में पैसे भी रखते हैं, कोई प्रॉपर्टी रखते हैं, तो वहाँ इंटरेस्ट आपको मिलता है, ठीक है। कोई भी अमाउंट है तो उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो सूद है तो हराम। अगर हम एटलीस्ट इसलिए पढ़ें ताकि हमें पता चले कि भाई इसमें फायदा है या नुकसान है, वो अच्छा। मुझे हंसी आती है इस बात में कि हमारी जो 6 7 क्लास की जो बुक है ना सिंधी में, तो या उर्दू में शायद होगा, मैंने सिंधी में पढ़ा है, तो वहाँ हम कहते हैं कि प्रॉफिट को मतलब फायदा लेके हैं, इंटरेस्ट का मतलब वो फायदा, ये जो सिंपल इंटरेस्ट है, वो होता क्या है कि अगर आप किसी बंदे से पैसे लें या किसी को, जो मतलब कोई अगर ओनर है तो वो ऑब्वियस से पैसा देगा, अगर किसी को जरूरत है तो वो ऑब्वियस है कि पैसे लेगा किसी से। सिमिलरली अगर हम बैंक से लोन लेते हैं या बैंक पे पास पैसा जमा करवाते हैं, अपने पैसे रखते हैं, तो दोनों केसेस में क्या होगा, इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट आपका इन बोथ केसेस में अप्लाई होगा। और इसके अलावा भी होता है, अगर आप कोई चीज़ इंस्टॉलमेंट पे लें,
ठीक है। अगर इंस्टॉलमेंट होती है, हालांकि ये फिर भी कुछ उलमा कहते हैं कि ये अलाउड है, क्योंकि है तो यहाँ भी इंटरेस्ट, मगर वहाँ मतलब इंटरेस्ट का थोड़ा फर्क है कि हमें इतनी नॉलेज शायद नहीं है इस हिसाब से कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये हम पूछते हैं तो वो कहते हैं हाँ इस चीज़ में अलाउ है, क्योंकि पैसे के बजाय अगर पैसे आप लेते हैं तो फिर वो हराम में चले जाते, सूद में चले जाता है ना। कि अगर आप यहाँ इंस्टॉलमेंट होता क्या है, अगर आपकी कोई 50,000 की कोई चीज़ है, ठीक है, 50K की कोई चीज है, मगर वो कैश में आपको 50 में मिल रही है। अब ऑब्वियस है कि अगर आप इंस्टॉलमेंट में लेंगे तो क्या होगा, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट वो ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 5,000 या 10,000 कर लें, तो 10,000 वो ऐड करने के बाद इसकी जो न्यू प्राइस बनेगी वो 60,000 बनेगी। अब 60,000 के हिसाब से वो भी ये फर्क होता है कि अगर आप कितने मंथ की या कितने ईयर्स की आप इंस्टॉलमेंट करना चाहते हैं। अगर 1 साल की इंस्टॉलमेंट यानी 1 साल में आप पे करेंगे पर मंथली, तो क्या होगा, 60,000 डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5,000, यानी 5,000 आप पर मंथ पे करेंगे तो आपको 60,000 की चीज मिलेगी। मगर इतना वो देते नहीं है। अगर इतने की चीज है तो वो मतलब पूरे साल के लिए नहीं रखते, वो आपको मतलब आपको क्या होता है, यहाँ मैंने 12 लिखना था सर, ठीक है, सिर्फ 12। तो अगर आप ये 6 मंथ में करें, 1 साल में नहीं, 6 मंथ के लिए इंस्टॉलमेंट करवाना चाहते हैं तो 60,000 डिवाइडेड बाय 6 से दिस विल बी 10,000 पर मंथ। तो ये आपकी इंस्टॉलमेंट बनेगी, या जिसको हम किस्त कहते हैं सिंपली। किस्तें जमा होती हैं, तो इस हिसाब से अगर आप कहने के कोई 50,000 की चीज़ है, मगर इसकी वजह से अब हम कैश में नहीं ले पा रहे हैं, तो हमारा क्या होगा कि कुछ अमाउंट ऐड होगा, फिर वो टोटल करके फिर उसको डिवाइड करते हैं इंस्टॉलमेंट में। जितनी नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट आप बढ़ाएंगे उतना यहाँ अमाउंट बढ़ेगा, ठीक है। तो अगर 12 महीने के करवाते हैं तो यहाँ 10 की जगह 15,000 हो सकता है। अगर आप 6 मंथ के हिसाब से कर रहे हैं तो ये यहाँ 10 लगेगा। और अगर 3 मंथ की करेंगे तो यहाँ कुछ अमाउंट, क्योंकि उसको पैसे जल्दी मिलेंगे तो ऑब्वियसली के वो अपना मुनाफा कम रखेगा। अब उसने एक एक उन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती है। ये क्योंकि अलाउ इसलिए भी कहते हैं कि भाई दुकानदार जो है, हालांकि पैसे भी तो उनके पास हैं, मगर फिर भी कोई कारोबार कर रहा है तो कारोबार कारोबार में ये अलाउ है कि अगर आप कोई, जैसे मैं जो माइंड में मेरे पास आ रहा है वो बाइक आ रही है, तो अगर कोई बाइक 70,000 की है, अब मैं मेरी सैलरी 40,000 है फॉर एग्जाम्पल, तो 40,000 मेरी सैलरी है, मैं 70,000 की बाइक अगर लूंगा तो या तो 30,000 एक्स्ट्रा किसी से लेने पड़ेंगे, और घर के लिए खर्चे के लिए भी पैसे नहीं होंगे। तो ऑब्वियस है कि मैं अगर लूंगा तो ऑब्वियस है कि मुझे इंस्टॉलमेंट पे ये चीज़ लेनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूंगा, 70,000 की जो चीज़ है उसमें कुछ अमाउंट ऐड होगा, वो शॉप वाला जो क्या करते हैं उसको, नाम क्या होता है जो बाइक्स वगैरह रखते हैं, शोरूम, तो शोरूम ओनर होते हैं, वो कुछ डिसाइड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 15,000 एक्स्ट्रा उन्होंने ऐड कर दी है। तो अब उसकी जो प्राइस बनी है वो 85,000 बनी है। अब 85,000 को अगर मुझे 6 मंथ में देना है, या इसको मैं 84 में लेके जाता हूँ ताकि कैलकुलेशन आसान हो, तो वो डिवाइड बाय 6 होगा। तो डिवाइड बाय 6 से ये हो जाएगा 1, 2, 3, तो 13,000 पर मंथ मुझे किस्त देनी होगी। तो मेरे 13,000 मेरे लिए आसान है, क्योंकि मेरी 40,000 सैलरी है। तो 13,000 पर मंथ में यहाँ से निकाल के इस बाइक के लिए मेरे पास बाइक भी होगी, और मैं पर मंथ 13,000 देता रहूंगा। 6 मंथ में मेरे ये पूरे भी हो जाएंगे और मेरे पास बाइक भी आ जाएगी। तो ये इन टर्म्स ऑफ दिस ये आपको अलाउ करते हैं, कि उलमा कहते हैं कि आप कोई चीज़ें किस्तें पे ले सकते हैं। मगर मैं फिर भी इस चीज़ से डरता हूँ कि आराम की वजह से अभी तक मैं ले नहीं पाया। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी, क्योंकि मेरे पास भी नहीं है, तो मैं ट्राई यही करूँ कि इसी वे से हम कर सकते हैं, क्योंकि ये अलाउ है, क्योंकि हर किसी की ज़रूरत है। अब नहीं कर पा रहे तो इस चीज़ में ऐसा नहीं है कि नहीं है तो हराम खाएं, ये भी नहीं है। मगर इसमें थोड़ा ध्यान देना होता है कि कहीं मैं अगर अकाउंट भी ओपन करवाता हूँ कि अब सेविंग में देखें पैसे तो हमारे जमा होते रह देंगे, मगर वो अलाउ नहीं है हमारे इस्लाम में। तो हम कोशिश करेंगे उससे अवॉइड करें। जो चीज़ हम पहले कंफर्म कर लें, कंफर्म करने के बाद आप कोई चीज़ कर सकते हैं, ऐसे हम नहीं कर सकते। तो हमारी जो परसेंटेज में मैंने एप्लीकेशन हमने मतलब बताई हैं, वो सिंपल इंटरेस्ट में। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ये भी ठीक है समझ लें कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है, उसका डायरेक्टली वैल्यू है ए इज इक्वल टू, मतलब आपको इंटरेस्ट अलग से नहीं मिलता, डायरेक्टली अमाउंट आफ्टर द इंटरेस्ट का फार्मूला है P1 + R पावर T, ठीक है। यहाँ क्या होता है कि आपको
कंपाउंड इंटरेस्ट ये होता है कि अगर एक साल में मतलब 5 साल के लिए अगर आप कोई पैसे रख रहे हैं, तो एक साल में अगर 10,000 से आपके 12,000 हो रहे हैं, तो नेक्स्ट जो इंटरेस्ट नेक्स्ट ईयर के लिए होगा वो 12 पे आपको मिलेगा। तो वहां से आपके 15 बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ 2 बढ़े थे, यहाँ आपको 3 बढ़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट में आपके 5 बढ़ सकते हैं, तो आपके 20 हो सकते हैं, क्योंकि ये कंपाउंडिंग का ये फर्क है। वहाँ फिक्स अमाउंट होता है डायरेक्टली। यहाँ क्या होगा कि कंपाउंडिंग मतलब जो प्रीवियस अमाउंट है प्रीवियस ईयर की, उसी पे ही इंटरेस्ट आपको मिलेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट ईयर जो प्रीवियस अमाउंट बना है फिर उस पे इंटरेस्ट आपको मिलेगा। ऑब्वियसली कि 10,000 पे अगर 2,000 का इंटरेस्ट है, तो 12,000 पे अगेन 2,000 का इंटरेस्ट तो होगा ही, या 3,000 का इंटरेस्ट आपका जनरेट हो सकता है। इसीलिए यहाँ ये कंपाउंडिंग इसको हम कहते हैं। तो ये कंपाउंडिंग का फार्मूला है, मगर टी इन ईयर्स है। मंथ में जाते हैं तो फिर वही टी एन टी का फार्मूला लग जाता है। ये भी आपके क्रेश मैनुअल में सब्जेक्ट वाइज पूरा एक्सलेंट है, और क्वेश्चन वहाँ लिखे हुए हैं प्रैक्टिस के लिए, वहाँ से क्वेश्चन कर सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट के भी हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए भी। तो हमने आज जो चीज़ें की हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो परसेंटेज में टैक्स हमने की है, डिस्काउंट किया है, और प्रॉफिट लॉस किया है। तो हमने इंटरेस्ट के लिए ये चीज़ें की हैं। यहाँ भी टैक्स टैक्स में भी दो थे, प्रोडक्ट था और इनकम थी, और डिस्काउंट हमने कर लिया, प्रॉफिट लॉस में था, और इंटरेस्ट, ये आपके दो किस्म के होते हैं। तो ये सारी एप्लीकेशंस ऑफ टैक्स थी, तो ये सारे इंक्लूड हो जाएंगे। तो इस पे क्वेश्चंस करें, अगर ना हो तो फिर आपसे मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे ज्योमेट्री और या अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ हम यहाँ पूरे हो चुके हैं, आई थिंक परसेंटेज तक है। इसके बाद हमारी अलजेब्रा ही रहती है, फिर ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री। अगर कोई भी चीज़ अगर अभी में याद नहीं है ऐसी कोई टॉपिक, तो फिर भी हम कोशिश करेंगे कल हम वही डिस्कस करें। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज हम इसको एंड करें।